नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिसने अपने साहस, बलिदान और क्रांतिकारी विचारों से भारत की आजादी की लड़ाई में नया जोश भर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। यह एक किसान 9 परिवार से थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था, जिससे उनके मन में देशभक्ति की भावना बचपन से ही जागृत हो गई। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वे लाहौर गए, जहां उन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उनकी मुलाकात क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों से हुई, जिन्होंने उनके विचारों को और अधिक प्रबल किया। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। भगत सिंह का झुकाव समाजवाद और अराजकतावाद की ओर था। उन्होंने कई समाजवादी और क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन किया, जिससे उनके विचार और भी प्रखर हो गए। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठी चार्ज भी किया। इसी लाठी चार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भगत सिंह को गहरे तक प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर में अंग्रेज पुलिस अधिकारी ASP JP सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने हुलिये में बदलाव किया और पुलिस से बचने के लिए अज्ञातवास में चले गए। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और भगत सिंह की पहचान एक क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित हो गई। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वेसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे।
क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था। पूरा हाल धुएं से भर गया। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में कहा कि यह बम बहरे कानों को सुनाने के लिए फेंका गया था। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी योद्धा थे, बल्कि एक विचारक और लेखक भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक प्रसिद्ध निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने अपने नास्तिक विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अन्य कैदियों के साथ मिलकर 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। उनकी भूख हड़ताल का उद्देश्य कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध करना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया। अदालत में उन्होंने बहादुरी और दृढ़ता से अपने विचार व्यक्त किए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह के अदालत में दिए गए भाषणों ने उनकी विचारधारा और देशभक्ति को और भी स्पष्ट किया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। उनकी शहादत ने पूरे देश में आक्रोश और क्रांतिकारी भावना को और भी प्रबल कर दिया। भगत सिंह मात्र 23 वर्ष के थे, लेकिन उनके बलिदान और विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सोच और बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि असली स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ कर। भगत सिंह ने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनका साहस, उनकी निडरता और उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। हमें गर्व है कि हमारा देश भगत सिंह जैसे वीरों की धरती है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति और साहस की कोई उम्र नहीं होती और सही मायनों में स्वतंत्रता की लड़ाई केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी होती। तो दोस्तों, यह थी शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।